कह रहा है कि मापित मान में सार्थक अंक चयनित मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करता। पहला गुण है कि जो सार्थक अंक अपन लिखते हैं, कोई भी अंक को अपन लिखते हैं, जैसे 82.7 लिखा हुआ है, ये कर्सर दिखाई दे रहा है, मैं हिल रहा है पेन से, इससे है ना 82.7 जी सर दिख रहा है। इसके ऊपर मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है जो हिल रहा है, दिख रहा है। म्यूट कर लो अपने आप को। तो अगर यहाँ पे 82.7 आपको दे रखा सेंटीमीटर में, तो ये देखो सार्थक अंक चयनित मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करते। तो आपका सिग्निफिकेंट नंबर है वो मात्रकों की पद्धति पर निर्भर नहीं करता। अगर 82.7 यहाँ पे 3 सार्थक अंक हैं, तो अगर इसको दूसरी पद्धति एमकेएस में अगर मैं लिख देता हूं, तो ये वहां भी क्या रहेगा, 3 ही रहना चाहिए। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलता हूं तो मैं 10 की घात माइनस का 2 मीटर लिख दूंगा। 10 की घात माइनस का 2 मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 की घात माइनस 2 मीटर होते हैं। तो ये मैं उसमें कन्वर्ट कर देता हूँ। तो 10 की घात माइनस 2 जो घात में जो भी लिखी जाती है वो सार्थक अंक में शामिल नहीं की जाती। ठीक है, तो ये आगे अपन और डिस्कशन हो जाएगा आपका भी। तो ये क्या कर रहा है, दूसरे बिंदु में क्या कर रहा है, दशमलव की स्थिति सार्थक अंक को कोई प्रभावित नहीं करता, है ना। तो दूसरा जो उसका गुण है वो क्या कहता है कि दशमलव की स्थिति, आपकी जो स्थिति है, अगर मैं 82.7 है, इसको अगर मैं 8.27 लिखूं या 0.827 लिखूं, तो सार्थक अंक आपके यहाँ पे 3 ही रहेंगे। तो दशमलव की स्थिति को अगर आप चेंज कर देते हो तो सार्थक अंकों की संख्या पे प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे सार्थक अंक 3 है तो 3 ही रहेंगे। तीसरा बिंदु है कि सार्थक अंक मापन की परिशुद्धता को दर्शाता है, इसलिए मापित मान सदैव मापन यंत्र के अल्पतमांक लिस्ट काउंट के आधार पर लिखा जाता है। चौथा पॉइंट, सार्थक अंकों की गणना संबंधित संदेह से बचने के लिए मापित मान सदैव वैज्ञानिक रीति 10 की घात के रूप में लिखना चाहिए। ठीक है, अभी जो ऊपर वाला पॉइंट था कि मैंने बताया था कि चयनित मात्रक की पद्धति, तो यहाँ अगर किसी में बदलते हो तो 10 की घात में उसको लिख देना चाहिए। ठीक है, अभी आगे इसका पॉइंट अपन क्लियर करेंगे। तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने की कुछ नियम है, वो नियम क्या है वो अभी देखते हैं अपन। तो पहला नियम क्या कहता है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, अगर सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अशून्य का मतलब जो शून्य नहीं है, ठीक है, जो शून्य नहीं है। जैसे इसमें क्या कर रहा है, पहला बिंदु कह रहा है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे इसने कहा है 0.5, 1.2, 1.71, 2.514 में सार्थक अंक कितने हैं, पॉइंट पहले में 1 है, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। जितने भी अशून्य अंक है सार्थक अंक, पहला पॉइंट, सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। जैसे आपने फाइंड किया 0.5, ठीक है, 0.5 हो गया, 1.2 हो गया, 1.71 हो गया, ऐसी कोई भी राशि जिसमें शून्य नहीं है वो सारे के सारे 2.514 हो गया। तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या है, सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, यहाँ पे सार्थक अंक है 1, यहाँ पे सार्थक अंक 1 और 2 दोनों हैं, यहाँ पे 1 और 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने हैं, 4 है। समझ शून्य है, जितने भी जीरो नहीं है वो सारे के सारे अंक आपके
सार्थक होते हैं। दूसरी बात क्या कर रहा है, सिग्निफिकेंट नंबर है। दूसरा कह रहा है दो अशून्य अंकों के मध्य के सभी शून्य सार्थक होते हैं। दो अशून्य अंकों के मध्य के जीरो, दो अशून्य अंकों के मध्य के जीरो, सभी जीरो, जैसे 1,002 लिख दिया, तो ऊपर वाले में क्या कहा है कि जितने भी अशून्य अंक वो सारे तो होते हैं। अगर शून्य आता है और दो अंकों के बीच में है, दो अशून्य अंकों के बीच में, तो ये भी होंगे। तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या है 4। सार्थक अंक कितने हैं यहाँ पे? सार्थक अंक यहाँ पे 4 है। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं अगर मैं ये लिख देता हूं कि 1.090,8, तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? देखो ये वाला जीरो भी अशून्य अंक के बाद में है, ये वाला जीरो दो अशून्य अंकों के बीच में है, तो ये सारे के सारे जीरो भी काउंट होते हैं ऐसी कंडीशन में। तो यहाँ पे जो सार्थक अंक है वो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। सार्थक अंकों की संख्या यहाँ पे कितनी है? 5 है। ध्यान दो इस चीज को, क्या कर रहा है कि दो अशून्य अंकों के बीच में जितने भी शून्य आते हैं वो सारे के सारे सार्थक अंकों में काउंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर। तो ऐसे एग्जांपल आपके पास, तो यहाँ पे जो सार्थक अंक है वो 5 है। दूसरा बिंदु आपका क्लियर है। तीसरा बिंदु क्या कहता है कि एक से कम संख्या में, एक से कम संख्या में, तीसरा बिंदु कह रहा है कि एक से कम जो संख्या होती है उसमें दशमलव से चालू होगी, है ना? एक से कम संख्या में, एक से कम संख्या में दशमलव के दाएं जो एक से कम होती है वो सारी की सारी, अगर मान लो कि कोई भी संख्या एक से कम है तो वो सारी दशमलव से शुरू होती है। 0.9 से भी शुरू हो सकती है, 0.8 से शुरू हो सकती है ना? तो वो दशमलव से ही शुरू होती है, मतलब कहने का मतलब एक से छोटी है। तो वो क्या कह रहा है कि जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 0.0018, तो ये कह रहा है कि दशमलव के दाएं और जो अशून्य अंक है, ये वाले दो अशून्य अंक है, शून्य नहीं है, इसके बाएं दशमलव के, तो आपकी ये दशमलव है, इससे दाएं हो गए राइट साइड में अशून्य के, तो लेफ्ट साइड में जितने भी जीरो आते हैं वो सार्थक अंक में शामिल नहीं होते। ये क्लियर? वो सार्थक अंक में शामिल नहीं होते हैं। सार्थक अंक किसके लिए अंक में शामिल नहीं होंगे। तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने हैं? सार्थक अंक कितने होंगे यहाँ पे? सार्थक अंक कितने होंगे? 2। कितने? 1 और 2। क्या कह रहे हैं, कोई भी अगर संख्या आपके पास दशमलव से शुरू होती है, अगर दशमलव के तुरंत बाद अगर कोई जीरो आते हैं, वो जीरो आपके सार्थक अंकों में शामिल नहीं होंगे। दशमलव के तुरंत बाद अगर जीरो आता है तो वो जीरो आपकी संख्या में शामिल नहीं होंगे। अगर यहाँ पे ये आता था, अगर ये लिखा जाता कि 0.108, तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती? 3 होती। इस जीरो को तो अपन शामिल नहीं करेंगे क्योंकि दशमलव के बाद जीरो आ गया, इसको शामिल नहीं करेंगे। और जो अपना पहला बिंदु कहा था इसके ऊपर वाला कि दो अशून्य के बीच में अगर कोई जीरो आता है तो उसको शामिल करते हैं, ऐसा कहा था ना? तो यहाँ पे जो सार्थक अंकों की संख्या आती है वो 3 कहलाती है। सार्थक अंक कितने हो गए? 3 हो गए। सार्थक अंक आपके यहाँ पे 3 हो जाते हैं। तो पॉइंट क्लियर चल रहा है? अगर एक से छोटी कोई संख्या है तो उसमें आप दशमलव के जस्ट बाद आने वाले जीरो को शामिल नहीं करोगे। ठीक है, इसके बाद आपका 4th पॉइंट, दशमलव रहित राशियों में। दशमलव रहित राशि मतलब ऐसी राशि जिसमें दशमलव नहीं है। दशमलव रहित राशियों में ऐसी राशि जिसमें दशमलव नहीं है। अनुगामी शून्य, अनुगामी शून्य का मतलब ट्रेलिंग जीरो, सार्थक अंक नहीं होते। जो दशमलव रहित, दशमलव नहीं है, तो वो कह रहा है कि अगर ऐसी कोई राशियां हैं जो अनुगामी शून्य, मतलब उसमें शून्य बढ़ते जा रहे हैं आगे की तरफ,
जैसे 2000 मैंने लिख दिया, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या केवल पहली वाली संख्या होगी। सार्थक अंक यहाँ पे क्या होंगे, केवल एक होगा, कारण जो अनुगामी जीरो है 3 जीरो, इनको सार्थक अंकों में शामिल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि आपने ऊपर लिखा था, इसको अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की घात 3। तो 10 की घात से जो संख्या होती है वो सार्थक अंकों में शामिल नहीं होती। तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या है 1। सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 1 है। क्लियर है बात? ठीक है। जैसे इसने कहा कि 1350, अगला एग्जांपल लिया इसने 1350, तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने हैं? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट हियर? कितने हैं? 3। क्योंकि जो 3 है यहाँ पे, 3 है, इस जीरो को अपन कभी शामिल नहीं करेंगे। ठीक है। अगर ये दशमलव के बाद से शुरू हो जाती है, यहाँ पे दशमलव लग जाता है, तो सार्थक अंक कितने हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। तो क्या हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। लेकिन दशमलव के नहीं है, तो यहाँ पे सार्थक अंक आपके इतने हो गए। ठीक है। अगला बिंदु आपका है, यदि दशमलव है राशि में, की पॉइंट, दशमलव युक्त राशि में अनुगामी शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो अगला मैंने भी बताया था, 0 लगा दिया। तो दशमलव युक्त राशि में अनुगामी 0 सार्थक अंकों में शामिल होते हैं। जैसे मैंने ये लिख दिया दशमलव युक्त, दशमलव आ गया 0 1 दशमलव 1 2 दशमलव 1 या 1.200, या लिख दिया आपके पास दशमलव 0 120, या लिख दिया दशमलव 0 1200। तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? पहले वाले में सार्थक अंक कितने हैं? 4। पहले वाले में 4 है, क्योंकि 1 2 3 4। दूसरे वाले में 3। 3 क्यों है? क्योंकि दशमलव के जस्ट बाद आने वाला 0, अगर 1 से छोटी राशि है, दशमलव के जस्ट आने वाला 0 कभी शामिल नहीं होता। तो यहाँ पे 3 हो गए, और यहाँ पर 4 होंगे, 2 नहीं। अगर ये दशमलव नहीं होता, ये होता, तो इन 0 काउंट नहीं करते। ये है ना कि दशमलव युक्त राशि में अनुगामी 0, मतलब आगे आने वाले 0 जो है वो सारे शामिल होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला 0 शामिल नहीं होगा। कौन सा होंगे? ये दोनों शामिल होंगे। तो यहाँ पे 4 होता है। कितना होता है? 4 आपका होता है। अगला है आपका 10 की घातों में। तो 10 की घात जो होती है उनको सार्थक अंकों में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है। 10 की जो घात होती है, 1 2 3 जो भी आपकी आती हैं, उनको सार्थक अंकों में शामिल नहीं किया जाता। जैसे ये लिख रहा है कि 1.67 इंटू 10⁻⁻19 किलोग्राम। क्या लिखा? ये राशि है आपके पास द्रव्यमान की। तो यहाँ पे जो 10 की घात -19 लिखा है, ये सार्थक अंकों में शामिल नहीं होते। समझ में आ रहा है? ये इसमें शामिल नहीं होंगे। तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? केवल 3। जितने भी शून्य राशियां होती है वो तो सारी की सारी सार्थक अंक होती है। ठीक है। तो 10 की घात में जो भी राशियां आती, इसीलिए तो कहा था कि 2 0 0 0, मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 10 की घात 3 लिख सकते हैं। इसलिए पे सार्थक अंक 1 होता है। इनको अपन शामिल नहीं करते, है ना? इनको शामिल नहीं किया जाता। तो ये आपका हो गया। और अभी कहा था कि दशमलव की स्थिति बदलने पर सार्थक अंक की संख्या नहीं बदलती। अगर दशमलव की स्थिति को बदल देता हूं यहाँ पर, तो सार्थक अंकों की स्थिति नहीं बदलती। जैसे मान लो कि 17.4 है, इसको अगर मैं लिख दूं, इसको अगर मैं ये लिख दूं कि 1.74, या मैं लिख दूं 0.174, ठीक है? तो इनमें
सार्थक अंकों की संख्या एक ही रहेगी, वो कितनी रहेगी? 3। ठीक है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 ही रहेगी। ठीक है, अगला बिंदु आपका ये कह रहा है कि अगर कोई भी राशि है, मान लो कि आपका 25 किलोमीटर है, एक पद्धति के अंदर 25 किलोमीटर है, तो यहाँ सार्थक अंक कितने हैं? 2 है। कितने हैं सार्थक अंक? 2 है। लेकिन मैं इसको मीटर में लिखूं, तो क्या लिखेंगे? 2500, 25,000। 25,000 हो गए ना। यहाँ सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 2 ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसको ऐसा लिखना चाहिए 25 गुणा 10 की घात 5, 25 गुणा 10 की घात 3, और 10 की घात 3 वाली राशि कभी इसमें शामिल नहीं होती। तो यहाँ भी सार्थक अंक कितने होंगे? 2 होंगे। तो आगे ना मात्रक पद्धतियों पर ये निर्भर नहीं करता। ठीक है, मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करेगा। क्लियर? यस सर। है ना? तो आपको अगर किसी भी संख्या को चेंज करना है तो उसको 10 की घात में लिख दो, और सार्थक चेंज नहीं होने चाहिए। जैसे इसने लिखा है, अगला एग्जांपल इसने दिया है कि ये लिखा है कि 2.500 मीटर, 2.500 मीटर इसके बराबर, ये संख्या इसके बराबर होती है इसके, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 250 सेंटीमीटर। अरे लिख सकता हूँ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं ना जी। यस सर। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 200 mm मिलीमीटर में भी लिख सकता हूँ। ये सारे के सारे राशियां क्या है? मीटर को सेंटीमीटर इसके बराबर ही कन्वर्ट कर दिया, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, ऐसे लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे सार्थक अंक कितने हैं? 4 हैं, और यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 2 ही है। 2 है। लेकिन क्या होना चाहिए? इसके अगर 4 है, इनकी भी 4 ही होनी चाहिए। अरे होने चाहिए ना, ये तो गलत बात होगी। तो अगर आपको ऐसा है सार्थक अंक चेंज नहीं होने चाहिए, तो इन राशियों को आप ऐसे लिखो, मीटर को अगर सेंटीमीटर में आपने कन्वर्ट किया है तो उसको 10 की घात में लगाओ, इसको 2500 को 25 रहने दो, 2.5 रहने दो, और मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो 10 की घात -2 सेंटीमीटर बदल गया ना। ठीक है, तो ये शामिल नहीं होगा सार्थक अंक, तो कितनी रहेगी इसके सार्थक अंक? 4 ही रहेगी, है ना। और यहाँ मिलीमीटर में बदलना है तो उसको 10 की घात -3 में बदल दो, 2.50 गुणा 10 की घात -3 मिलीमीटर, और ये सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब आप 10 की घात में चेंज कर दो उसको, जो भी आप कर रहे हो मल्टीप्लाई में 0 को नहीं करके 10 की घातों में उसको कर दो, और 10 की घात कभी उसमें शामिल नहीं होती, इसलिए आपका सार्थक उतना का ही उतना बना रहेगा। ठीक है, तो आपका ये कह रहा है कि चूंकि वैज्ञानिक रीति जो आपकी है उसको 10 की घातों में सार्थक अंकों की गणना में शामिल नहीं करते, 10 की जो भी घात है। तो यहाँ आपने 2.500 मीटर लिखा है, और इसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 2.50 ही रखो, 2.50 ही रखो, उसको चेंज मत करो। अब दिख रहा है? अरे अब तो दिख रहा होगा। यस सर। हाँ जी दिख रहा है। 2.50 ही रखो। वो कह रहा है कि जब इसको सेंटीमीटर में बदलो तो 10 की घात 2 लगा दो,
क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। और अगर उसको आप मिलीमीटर में बदलो तो 10 की घात 3 लगा दो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर हो तो 10 से और गुना हो गया। और अगर उसको किलोमीटर में बदलते हो मीटर को, तो 1000 का भाग दे दो तो 10 की घात -3 किलोमीटर हो जाता है। तो जो 10 की घात में जितनी भी संख्या आती है वो शामिल नहीं होती सार्थक अंकों में, इसलिए सार्थक अंक 4 के 4 ही बने रहते हैं। देखो यहाँ पे 4 ही रह गए, ऐसे कैसे रह गए, है ना। और जो 10 की घात में है उनको शामिल नहीं किया जाता। तो 10 की घातों को सार्थक अंकों की गणना में शामिल नहीं करते, तथा आधारभूत राशि में उपस्थित सभी अंक सार्थक अंक होते हैं, इसलिए उक्त सभी राशियों में सार्थक अंक 4 हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि मापन की परिशुद्धता को व्यक्त करते समय मापित मान को 10 की घातों में लिखने से सार्थक अंक गणना से संबंधित संदेह नहीं रहता, है ना। आगे है कि पूर्णांक राउंडिंग ऑफ डिजिट में लिखना चाहिए। राउंडिंग ऑफ का मतलब है कि उसको कितने सार्थक अंकों में लिखना है, या कितने दशमलव की ओर कितने अंकों तक लिखना है ना। राउंड पूर्णांकित बोलते हैं उसको, पूर्णांकित करना चाहिए। कोई भी अंक अपन लिखते हैं दशमलव की संख्या में है तो उसको पूर्णांकित राउंडेड ऑफ में लिखना चाहिए। जैसे उदाहरण में समझो, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसकी आगे वाली संख्या 5 से कम है, तब तो पहली संख्या को अपरिवर्तित छोड़ देते हैं। उदाहरण से समझोगे, यदि आने वाली संख्या 5 से अधिक हो तो पहली संख्या को 1 से बढ़ा देते हैं। जैसे 1.346 को 3 सार्थक अंकों तक पूर्णांकित करो, ठीक है। तो अगर प्रश्न आ जाता है कि 3 अंकों तक, 3 सार्थक अंकों तक करो, तो इसमें जो ये 6 वाले ये नहीं होनी चाहिए। 3 मतलब 1 2 3, 1.34 तक 3 सार्थक अंक हो जाते हैं। तो यहां तक इस संख्या को पूर्णांकित करना है। तो ये क्या कर रहा है कि यदि ये दूसरी वाली संख्या 4 है, इस 4 के आगे वाली संख्या यदि 5 से अधिक है, 5 से अधिक है और अपने को पूर्णांकित करना है, तो यहाँ पे 5 से अधिक है, 6 राशि जो है ये 5 से अधिक है, मतलब 1 ज्यादा है। तो ये 4 है उसको 5 में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? 4 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका जो मान आएगा 1.35 आ जाता है, ठीक है। और अगर ये राशि 5 से कम है, जैसे अगर ये राशि कितनी है, 1.343 है, मतलब ये जो 3 है ये 5 से कम है, तो इसको एडिटिव लिख दिया जाता है, 1.34 लिख दिया जाता है। सबको पता है ना, सबको पता है ना। यदि कोई भी राशि अगर 5 से ज्यादा होती है तो उसके पीछे वाले को अपन चेंज कर देते हैं। यहाँ भी एक नियम आपको ध्यान में रखना है कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है, यदि उससे आगे वाली संख्या 5 हो तो पहली संख्या को सम होने की स्थिति में अपरिवर्तित छोड़ देते हैं। जैसे ध्यान दो, ये संख्या है, यहाँ पे 5 राशि है, कितनी है? 5 है, मतलब बीच की राशि होगी, 1 से लेकर 10 के बीच की राशि 5 मानी जाती है, तो 5 होगी। तो अगर 5 है और इससे पहले अगर सम संख्या है, इवन डिजिट है, तो इसको एडिटिव छोड़ दिया जाता है, इसको एडिटिव ही लिख दिया जाता है, 1.34 ही लिख दिया जाता है। और यदि इस 5 से पहले की संख्या विषम है, ऑड नंबर में है, तो उसको एक संख्या बढ़ा दी जाती है, और एक संख्या बढ़ा के उसको 1.34 लिख दी जाती है, ठीक है। तो उपरोक्त संख्याओं को रेखांकित अंडरलाइन इस प्रकार अपन कर लिया जाता है ना। जो ये आपके लिए कि अंडरलाइन की है ना, इसको अपने को बदलना है, इसको हटाना है यहाँ से। तो इस तरह से आपका ये थोड़ी सी बात होगी। यहाँ पे योग और क्रिया करने की इसमें भी अपने को ध्यान रखनी चाहिए, है ना, कि सार्थक अंकों का जब अपन योग करते हैं और उसका अंतर करते हैं तो भी अपने को ध्यान देना चाहिए। जैसे ये क्या कह रहा है कि अगर 3 राशियों को आप जोड़ रहे हो, 436.32 ग्राम और 227.2 ग्राम और 303.301 ग्राम, जब इसको जोड़ते हैं तो 663.831 ग्राम आता है। कितना आता है? 663.821 ग्राम आता है। लेकिन इसका नियम क्या कहता है कि आप उसमें वो वाली संख्या देखो जो सबसे कम दशमलव के बाद सबसे कम है। जैसे इसमें 2 दशमलव के बाद एक ही डिजिट है, तो जो आप का जो टोटल आता है उस टोटल में अगर दशमलव के बाद 3 आ रही है तो इसको राउंडेड फिगर में 1 तक ही लेके आओ, राउंडेड फिगर में 1 ही करो। सबसे कम दशमलव वाली संख्या को देख लो, सबसे कम दशमलव वाली संख्या 1 है, मतलब 0.2 अकेली है,
इसके बाद इसमें भी दशमलव के बाद 2 है, इसमें भी दशमलव के बाद 3 है। तो सही नियम क्या कहता है कि जो टोटल आपका आएगा उस टोटल में भी दशमलव के बाद एक ही संख्या रखनी है। तो यहाँ पहले ये चेक करो कि 8 के बाद कोई 5 से बड़ी संख्या तो नहीं है। अगर 8 के बाद 5 से बड़ी संख्या है या 5 है तो अपने को इसको 8 को चेंज करना पड़ेगा। अगर छोटी संख्या है तो अपन उसको एजिटिंग लिख देते हैं। तो 663.8 ग्राम रहेगा यहाँ पे। अगर अंतर करना है तो अंतर में भी ये नियम चालू होगा। देखो एक में 0.32 ग्राम है और एक में 227.2 ग्राम है, तो ये 209.12 ग्राम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है कि यहाँ पे केवल दशमलव के बाद एक संख्या है, तो इसको भी लास्ट में जो राउंडेड में करना पड़ेगा, राउंडेड फिगर में लिखाने का पूर्णांकित लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक में लाना है तो 1 के बाद अगर 5 से बड़ी होती तो इसको 2 कर देते हैं, लेकिन 5 से छोटी है तो इसको अपन 1 ही रख लेते हैं। तो इसका आंसर जो आपका आता है वो ये आ जाता है। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है। गुणन में भी आपको इसी तरह से ध्यान रखना है। गुणन प्रक्रिया में भी आपको ऐसे ही राउंडेड फिगर में आपको करना है। पहले उसको मल्टीप्लाई करो और करने के बाद वही नियम आपको पूरे ध्यान में रखने हैं जो नियम आपको बताए गए हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग तो आप इसको सोल्व आउट करोगे। जैसे यहाँ पे इसने m का मान दे दिया और आयतन दे दिया, और जब इसने सोल्व किया तो 1.68222 आया है। तो यहाँ पे देखो आपकी 2 राशि दी गई थी, इसमें ये वाली राशि देखो छोटी है, दशमलव के बाद 2 ही है, तो आपका जो परिणाम आता है इसमें भी दशमलव के बाद 2 ही होना चाहिए। तो 1.688 मतलब 2 तक रखना है तो 8 के बाद 8 है जो 5 से बड़ी है, तो ये वाला 8 जो है वो 9 में बदल जाता है। तो इसका आंसर जो बन जाता है 1.69 बन जाता है, पूर्णांकित कर दिया आपने इसको। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इसको चेंजमेंट करता है। तो इस प्रकार आपका चैप्टर पूरा हो जाता है ना।